नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 5 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया था, जिसमें से ये 15वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, तब उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो कि ग्रामर बेस्ड होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, तो आपका समय भी बचेगा। तो यहां पर अगर मैं इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने लगूं तो आपका काफी ज्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। इससे बेहतर विकल्प ये होगा कि डायरेक्टली मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसका विकल्प उत्तर उस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करूंगा, ताकि कम समय में आप बेहतर समझ अपने अंदर विकसित कर पाए। चलिए डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट अकाउंट फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास का क्या कारण है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली पैराग्राफ में चलते हैं। यहां पर पैराग्राफ में आप इसका उत्तर देख सकते हैं। द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथनिंग कवरेज, सर्विसिंग एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। अब चौथे विकल्प में देखिए, क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड लायबल एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एंड प्रोवाइड प्लेयर्स। यहां पर एक्चुअली प्रोवाइड गलती से मिसप्रिंट हो गया, यहां प्रोवाइड नहीं था बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स था। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर इन्होंने प्राइवेट प्लेयर मेंशन किया हुआ है और गलती से विकल्प में उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इसको खैर आप लोग मिसप्रिंट कंसीडर करते हुए ऑप्शन नंबर 4 को सही मानेंगे। ठीक है, विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी कि जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो पब्लिक हेल्थ केयर एक तरीके से कहाँ प्रोवाइड करता है, इस सेंस में आपसे पूछा गया है। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स PHC इन रूरल एरियाज। तो किस क्षेत्र में? रूरल एरिया इसका सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इन रूरल एरियाज इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। गलत वाले विकल्प को आपको चुनना है और किसके सेंस में चुनना है, यहां पर देख लीजिए, द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इन वर्ल्ड हेल्थ केयर मार्केट इज ड्यू टू, यानी कि जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर है वो पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट पैरा में इसका उत्तर मेंशन किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन इट्स लार्ज पूल ऑफ वेल ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। इंडिया इज आल्सो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव कंपेयर्ड to its peer in Europe and Western countries. The cost of surgery in India is about 1/10 of that in US and Western Europe. India rank 145 among 115 countries counters in terms of quality and accessibility of healthcare. तो पैराग्राफ में जो भी हमने पढ़ा उसके अनुसार आपको गलत उत्तर को छांटना है। पहला दिया गया क्वालिटी ट्रीटमेंट, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया लो कॉस्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये भी बिल्कुल सही था, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बताया गया था पैराग्राफ में कि जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में जो सर्जरी की कॉस्ट पड़ती है उसका 1/10 इंडिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा देखिए, अ पूल ऑफ हाई एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल, ये भी बात की गई थी पैराग्राफ में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात करें विकल्प नंबर 3 की, फ्री रिहेबिलिटेशन सर्विस ऑफ 2 वीक्स, ये पैराग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था, यानी इसे हम लोग गलत मान करके चलेंगे और चूंकि नॉट ट्रू पूछा गया था इस वजह से विकल्प नंबर 3 यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि दिए गए कथनों को पढ़ करके आपको सही गलत का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की कहीं बात ही नहीं की गई है, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, मेडिकल टूरिज्म इज फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। इंडिया में जो मेडिकल फील्ड है वो तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो
तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो ये पॉजिटिव था, यानी ए फॉल्स है और बी ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ब्रिस्क एज यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज में जो पैराग्राफ 1 है उसमें एक ब्रिस्क वर्ड आया हुआ है, उसका सेम मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा है। तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेजी से, और विकल्प में देखिए फास्ट, यहां पर इसका बिल्कुल सेम मीनिंग है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड लार्ज एज यूज्ड इन पैरा 3 ऑफ पैसेज, यानी कि दिए गए अनुच्छेद में पैराग्राफ 3 में एक वर्ड यूज किया गया लार्ज, जिसका अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 स्मॉल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। दिए गए वाक्य में देखिए कोई भी शब्द अंडरलाइन किया ही नहीं गया, यानी कि ये प्रश्न जो था वो इनकम्प्लीट था। इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा था रिवाइज्ड आंसर की में, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन नंबर दिया गया था। पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में क्या चुनना है, क्या हमारा उत्तर होगा, क्या विकल्प चुनना है, इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं दिया गया है, यानी ये भी प्रश्न इनकम्प्लीट था, जिसके सापेक्ष सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इसके सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। चलिए इसके भी डायरेक्टली प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं और उसका उत्तर हम लोग इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैप्पीनेस स्माइल्स ऑन पीपल हु आर। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, अ नेचर दैट डज नॉट श्योर फॉर हैप्पीनेस ऑफन रिसीव इन द लार्ज मेजर, अ नेचर that's placid understanding does not suffer the same frustration as do those who are impatient, ambitious, power oriented। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 देखिए, पेशेंट, अनएम्बिशियस और एंड कॉन्टेंटेड, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द ऑर्थर सीम्स टू बिलीव दैट लक इज अ फोर्स विच इज, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक का ऐसा मानना है कि भाग्य एक ऐसी शक्ति है जो, पैराग्राफ में ये बातें स्पष्ट लिखी गई हैं कि लेखक का मानना है कि जो लक होता है वो अपने लॉज से गवर्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, गवर्न बाय इट्स ओन लॉज, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द ऑर्थर एडवाइजेज पीपल हु आर डाउन ऑन देयर लक टू, यानी कि लेखक उन लोगों को सलाह देता है जो अपनी किस्मत से निराश हैं। क्या सलाह देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बी पेशेंट एंड वेट फॉर द बेटर डेज, यानी कि आप धैर्यवान होइए और अपने बेहतर दिनों के लिए इंतजार करिए। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्थर ऑफ द पैसेज, यानी कि जो पैसेज का लेखक है उसके बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही से व्याख्या करता है। यहाँ पूछा गया द ऑर्थर इज, ऑर्थर क्या है, तो ऑर्थर जो है वो संतुष्ट प्रतीत होता है। पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो इसका संतुष्ट का अंग्रेजी में हम लोग कॉन्टेंटेड कहते हैं। तो यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अ कॉन्टेंटेड पर्सन, यानी एक संतुष्ट पर्सन के ऐसा प्रतीत होता है जो लेखक है वो बिल्कुल संतुष्ट हो चुका है अपने जीवन से। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द सेम एज इनकम्बर्ड एज यूज्ड इन पैसेज 2 ऑफ द पैसेज, तो इसके सेम सेंस में ऑप्शन नंबर 1 देखिए, फ्री, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड ग्लूमी एज यूज्ड इन पैसेज पैरा 3 ऑफ पैसेज। ग्लूमी का मतलब होता है उदास और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, उदास का अपोजिट क्या हो जाएगा, हंसमुख हो जाएगा, जिसे हम लोग चीयरफुल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि दिए गए वाक्य में किस पार्ट में गलती आपसे पूछा जा रहा है। वाक्य दिया गया, ही न्यू दैट हिज पार्टनर विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑप्शन पार्ट नंबर सी में यहाँ पर गलती है। विकल्प नंबर 3 देखिए, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लैंग्वेज इज, यानी कि भाषा क्या है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ऑफ लेटर्स एंड साउंड्स, यानी कि जो भाषा है वो केवल ध्वनि और लेटर्स तक ही सीमित करने की बात की जा रही है। ये विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा संकुचित है। भाषा का मतलब सिर्फ ध्वनि यानी वर्ण या फिर लेटर यानी अल्फ़ाबेट तक सीमित नहीं है, ठीक है। ये विकल्प निगेटिव, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अ डेवलपमेंटल ग्रामेटिकल सिस्टम, यानी कि केवल व्याकरण
व्याकरणिक सिस्टम की बात की जा रही है। देखिए, भाषा बच्चा अर्जित भी करता है और सीखता भी है। अर्जित करने में उसने कोई भी ग्रामर का रूल, ग्रामर का सिस्टम उसने पहले नहीं पढ़ा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि केवल ये कहना कि भाषा ग्रामेटिकल सिस्टम है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामेटिकल सिस्टम है, तो ये संकुचित हो जाएगा, क्योंकि बिना ग्रामर के भी भाषा अर्जित की जा सकती है, जिस प्रकार से मदर टंग बच्चे बचपन में लोगों को सुन करके अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल सिस्टम भी संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि अलिंग्विस्टिक अरेंजमेंट, लिंग्विस्टिक मतलब कि भाषाई अरेंजमेंट की बात की जा रही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, संकुचित है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, यानी कि जो बहुत सारी व्यवस्थाओं का व्यवस्था जो है उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए, इसमें ग्रामेटिकल सिस्टम भी आ गया, क्योंकि व्यवस्था जो व्याकरणिक नियम जो हैं, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वो एक व्यवस्था हो गई, और उन्हीं व्यवस्थाओं का पूरा व्यवस्था मतलब सभी को समेटने की बात की जा रही है। इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, इसके साथ साथ जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो भी आ जाएगा। सब कुछ इसमें ब्रॉड सेंस में है, और इसलिए यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीवा रीड्स अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज, यानी कि जो जीवा है वो एक लेख पढ़ रही है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए वो ढूंढ रही है, लुकिंग कर रही है, देख रही है, तो ये कौन सा रीडिंग बोला जाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गहन अध्ययन, यानी कि लेख के जो भी पैराग्राफ है, जो भी सेंटेंसेज है, जो भी वर्ड्स हैं, उनका गहन अध्ययन करने की बात की जा रही है। तो ऐसा कहीं भी इस प्रश्न में नहीं लिखा गया, केवल वो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करिए, उस सेंस में ये आया हुआ है। तो इंटेंसिव रीडिंग नहीं होगा, गहन अध्ययन नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग का मतलब होता है तीव्र, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। स्किमिंग का मतलब होता है कि हवा में टहलना, मतलब कि आप बिल्कुल ऊपर ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्कैनिंग, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्कैनिंग का मतलब होता है अवलोकन करना, अवलोकन मतलब कि ढूंढते हुए सेंस में ये है, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लुकिंग और अवलोकन दोनों एक ही सेंस में आते हैं। स्कैनिंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामेटिकल लर्निंग इज, यानी कि पहले ये बोला जा रहा है कि पहले बच्चों को उसका अर्थ पता चल गया, उसके बाद वो ग्रामर के नियम तक पहुंच रहे हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर बात की जा रही है, उदाहरण से नियम की ओर बात की जा रही है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। दिए गए विकल्प में से चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया लर्नर अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम फर्स्ट एंड देन लेटर इन आइसोलेशन, तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि पहले ग्रामर के नियम को बच्चे सीख रहे हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि पहले अर्थ जाना जाता है, उसके बाद ग्रामर नियम बनाया जाता है, तो ये उसका उल्टा बोला जा रहा है चौथे विकल्प में, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, टीचर्स टीचेज द रूल्स फर्स्ट, यहाँ पर भी पहले नियम बताने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लर्नर्स आर मेड टू लर्न द रूल्स फर्स्ट, यहां पर भी नियम पहले बात की गई है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, लर्नर्स यूज द ग्रामेटिकल आइटम विथ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल लेटर, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ग्रामेटिकल आइटम जो है जो बच्चे हैं उसको यूज कर रहे हैं, जो व्याकरणिक एक तरीके से कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर रहे हैं समझने के लिए, और उसके बाद से वो नियम पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर जाने की बात की जा रही है, प्रश्न में भी यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर्स एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए सूटेबल होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है राइटिंग अ स्पीच इन गिवन सिचुएशन, यानी कि एक दिए गए स्थिति में बच्चों से एक स्पीच को लिखने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कैसे होगा, जितना ज़्यादा आप वार्तालाप करेंगे, जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है, तो लिखना हमारा कम्युनिकेशन स्किल से डेवलप नहीं होगा, निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम प्ले, यानी कि ये कहा जा रहा है कि किसी नाटक के सीन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया कि देखिए इसमें कम्युनिकेशन स्किल तो है लेकिन उतना ज़्यादा ब्रॉड सेंस में नहीं है। कैसे, देखिए एक प्ले जो एक नाटक होता है वो एक सीमित सिचुएशंस में होता है, कुछ ही घटनाएं उसमें उल्लेखित होती हैं, तो जब बच्चा डिस्क्राइब करेगा तो अपनी तरफ से कुछ भी मौलिक विचार अपना नहीं दे रहा है, बल्कि वो जो कुछ भी कहानी में देखा है वहीं हूबहू वो
एक तरीके से बता रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चा बोलेगा जरूर लेकिन अपने मौलिक विचार नहीं बोलेगा, और मौलिक विचार जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आप बंधे बंधाए वातावरण में अपने बातों को रख रहे हैं। जब आप खुले वातावरण में, मतलब कि बिल्कुल आप अपनी नज़रिए से बातों को रख रहे होते हैं, तब उसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, ये बंधा हुआ था क्योंकि एक नाटक का ही केवल डिस्क्रिप्शन देने की बात की जा रही थी। विकल्प नंबर 3 की बात करेंगे, लिसनिंग टू एन ऑडियो टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्डिंग इट, यानी कि ये बोला जा रहा है कि सुन करके फिर उस पर रिस्पॉन्ड करने की बात की जा रही है। तो ये भी बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि इससे सुनने से श्रवण कौशल आप में विकसित होगा, ना कि कम्युनिकेशन स्किल। ये भी निगेटिव हो गया। उसके बाद से एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले। देखिए, जब आप एक नाटक में कोई कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेट करते हैं। एक कैरेक्टर कुछ बोला, आप उसके अगेंस्ट में उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर आप उसका प्रतिक्रिया देंगे अपने मौलिक विचार के माध्यम से। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा चांसेस हैं डेवलप होने के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सीखने के लिए मूल्यांकन को समर्थित करता है। देखिए, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, पहला अधिगम का मूल्यांकन और दूसरा अधिगम के लिए मूल्यांकन। सीखना या फिर अधिगम एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, अधिगम का मूल्यांकन कहने का मतलब जो आपके सत्र के अंत में या फिर वर्ष के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है वो अधिगम का मूल्यांकन है। यानी कि अब फाइनल परीक्षा तक आपने साल भर पूरी पढ़ाई कर ली है, अब आपको कोई भी अधिगम नहीं कराया जाएगा, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। यानी कि साल भर में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका मूल्यांकन होना है फाइनल परीक्षा में। ये हो गया अधिगम का मूल्यांकन या फिर सीखने का मूल्यांकन। और जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन या फिर अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो अभी क्या है कि अभी आपका अधिगम चल रहा है, बीच प्रोसेस में आपके सीखने की बीच में क्या कुछ कठिनाई आ रही है वो जानने के लिए अगर आपका मूल्यांकन किया जा रहा है तो ये सीखने के लिए मूल्यांकन है। यानी कि सीखने में जो कुछ भी आपकी कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को जान करके आपको अच्छे तरीके से सीखने में मदद करना, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो जो सत्र के बीच में होगा वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और जो सत्र के अंत में होगा वार्षिक परीक्षा होगा वो क्या हो जाएगा, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर देंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है असेसमेंट डिजाइंड बाई ऑर्गेनाइजेशन एट द रीजनल लेवल टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टर्म। एंड ऑफ द टर्म यानी कि वार्षिक परीक्षा की बात की जा रही है या फिर एक तरीके से सत्र के अंत में बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, असेसमेंट्स डिजाइंड टू नो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये भी एंड ऑफ द ईयर की बात की जा रही है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, योगात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, असेसमेंट एक्टिविटीज लाइक नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात की जा रही है, तो ये एक तरीके से बहुत ब्रॉड लेवल पर है। और ब्रॉड लेवल पर क्या होता है कि जब नेशनल लेवल पर जब आप कोई सर्वे कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है, तो ये एक तरीके से जो असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, क्योंकि ये सर्वे में आपका फाइनल डिसीजन बताया जाएगा और आपको उसके बाद कुछ सिखाने की बात नहीं की जा रही है। तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, असेसमेंट्स डिजाइंड टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान, उसी प्रक्रिया के दौरान बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको पहचान करके और उसके एक तरीके से जो लर्निंग है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है, प्रोग्रेस करने की बात की जा रही है। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है अधिगम में, उस समस्या को जानना और उस समस्या को टैकल करते हुए बच्चे के प्रोग्रेस को, उनके अचीवमेंट को इंप्रूव करने की बात होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अब क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेज हैज कार्टून बुक्स, स्मॉल बुक्स of 10 pages with lots of illustration and newspaper for learners to read as and when get time. What does the classroom attempt to do here? यानी कि ये बोला जा रहा है कि बच्चों, प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके क्लासेज में बहुत सारे कार्टून वाले बुक दिए जाते हैं, छोटे बुक दिए जाते हैं जिसमें केवल 10 पेज हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं न्यूज़पेपर के, और साथ ही साथ
उनको बहुत कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है जब वो खाली रहते हैं। तो ये सब क्लासरूम में किस प्रकार का अटेम्प्ट किया जा रहा है, टीचर के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, चाहे सरकारी स्कूल में जाइए, चाहे प्राइवेट स्कूल में जाइए, आप देखेंगे बच्चों के स्कूलों में क्या होता है कि उनके दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, विभिन्न प्रकार के डॉग, कैट, इन सब का फिगर बना होता है, और उसके आगे A B C, मतलब डॉग के आगे D लिखा रहेगा, कैट के आगे C लिखा रहेगा। तो ये क्या है, ये बच्चे अपने परिवेश से भी सीखते हैं। वो कार्टून ऐसे नहीं बनाया गया, वो कार्टून देख करके बच्चा उस अल्फ़ाबेट को सीख रहा है। जैसे कि मान लीजिए डॉग का इमेज बना हुआ है और उसके आगे डी लिखा हुआ है, तो बच्चा समझ रहा है कि ये डॉग है, क्योंकि बचपन से उसके माता पिता ने उसको सिखाया कि देखो डॉग है, डॉग है। तो डॉग का जो शब्द है उसको डी से वहाँ पर एक तरीके से जोड़ करके बच्चे को डी अल्फ़ाबेट पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो जो कुछ भी उनके दीवारों पर लिखा होता है या फिर जो कुछ भी इमेजेस बना होता है, वो बच्चों को प्रिंट रिच इन्वायरमेंट एक तरीके से प्रोड्यूस करके दिया जाता है, ताकि बच्चे अपने परिवेश से भी सीख पाएं। और यहीं इसका एक तरीके से इस कक्षा में भी कोशिश की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, इसका बिल्कुल पॉजिटिव सेंस है और यहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज, यानी कि पूछा जा रहा है कि भाषा से जुड़ाव क्या है। तो भाषा से जुड़ाव का मतलब ये होता है कि देखिए, जो शिक्षार्थी हैं वो एक तरीके से भाषा को क्यों सीख रहे हैं, क्या पर्पज है उनका, उस भाषा में काम करना और उस भाषा के साथ काम करना। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विथ लैंग्वेज ऑफ फॉर पर्पजेज, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के साथ भाषा में काम करना और भाषा के साथ काम करना, ये इंगेजमेंट विथ लैंग्वेज है। जैसे कि अब भाषा में काम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो आपका टारगेट लैंग्वेज है उसी में आप कम्युनिकेट करिए, या फिर जो कुछ भी आप लेख लिख रहे हैं या फिर जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं आप उसी टारगेट लैंग्वेज में करिए। जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो बहुत लोग ये कहते हैं, आपको सुझाव दिए होंगे कि इंग्लिश मूवीज देखिए। तो इंग्लिश मूवी देखने से आपको क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट उस प्रकार का आपको मिल रहा है, और उस इन्वायरमेंट जिस प्रकार से आपने बचपन में माता पिता और अपने आस पड़ोस के लोगों की भाषा को कैसे सीखा था, केवल उनको सुन सुन करके, उनका अनुकरण करके। तो जब आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहते हैं तो लोगों को सुन सुन करके आप उनकी भाषा को अर्जित करने लगते हैं। यही है इंगेजमेंट विथ लैंग्वेज, यानी कि आप सभी जगह चाहे कोई भी काम कर रहे हो उसमें वो टारगेट लैंग्वेज को इंक्लूड कर दीजिए। देखिए, यही कहा जा रहा है, लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विथ लैंग्वेज फॉर पर्पजेज। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव और यहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर डिमॉन्स्ट्रेट इन क्लास 1, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, मतलब कि एक कक्षा 1 की जो शिक्षिका है वो बच्चों को दिखाती है हाउ टू राइट, यानी कैसे लिखना है, लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अल्फ़ाबेट के लेटर्स को। सी डिस्क्राइब्ड वेयर टू स्टार्ट, वह व्याख्या करती है कि किस प्रकार से, कहाँ से स्टार्ट करना है। हाउ टू मूव फॉर राइटिंग द लेटर्स, और आगे कैसे बढ़ना है लिखते हुए अल्फ़ाबेट्स को। व्हाट डज सी ट्राई टू मेक हर लर्नर्स स्टैंड, यानी कि वो बच्चों को क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल बहुत ब्रॉड सेंस में है। राइटिंग स्किल का मतलब ये होता है कि आप अपने मौलिक विचार को लिख करके अभिव्यक्त कर पाइए। तो टीचर के द्वारा इस प्रकार का कोई गतिविधि नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर है, कक्षा 1 का है, अभी वो लिखना बिल्कुल सीख रहा है, तो अपने मौलिक विचार कहाँ से लिख लेगा। तो राइटिंग स्किल इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया राइटिंग रूब्रिक्स, तो ये रूब्रिक्स भी नहीं है। चौथा देखिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि हाथ और आंख का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसकी बात की जा रही है। तो ऐसा कहीं भी प्रश्न में नहीं मेंशन किया गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि लिखने के समय जो यांत्रिकी होती है, मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी, उसकी चर्चा टीचर के द्वारा किया जा रहा है और बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी कलम पकड़ने की और किस प्रकार से लिखना शुरुआत किया जाता है, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। ये मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग है, यानी कि यांत्रिकी। कलम पकड़ना क्या यांत्रिकी ही तो है, जिसमें आपका एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है, हाथों का मूवमेंट हो रहा है, साथ ही साथ उंगलियों को किस प्रकार से आप मूव करेंगे, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है और यहीं इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। देखिए, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली और प्रोडक्टिव का मतलब कि जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से 2 प्रोडक्टिव स्किल हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव मतलब कि जिसे आप बोलते हैं, जैसे कि बोलना, आप भाषा को बोल करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर लिखना तो भाषा को लिख करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो आप अपने स्तर पर प्रोड्यूस करते हैं भाषा को, चाहे बोल करके या फिर लिख करके, तो वो प्रोडक्टिव स्किल हो गया। और अगर आप भाषा को रिसीव कर रहे हैं, आप रिसीव कैसे करेंगे, कोई लिखा होगा तो उसको हो सकता है कि आप पढ़ लें, या फिर कोई बोल रहा होगा तो हो सकता है कि आप सुन लें। यानी कि किसी भी प्रकार से चाहे पढ़ करके रिसीव करना या फिर सुन करके रिसीव करना, तो वो रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा। और यही वोकैबुलरी के सेंस में भी होता है। जैसे कि मान लीजिए
आप कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई शब्दावली बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आम बोला, तो आम क्या है, मैं बोल रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस शब्दावली को आम बोल करके, तो ये प्रोडक्टिव वोकैबुलरी हो जाएगा। अगर आपने आम बोला और मैंने आम को सुना, तो आम एक शब्दावली था और इसको मैंने क्या किया, इसको ग्रहण किया, रिसीव किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिसेप्टिव वोकैबुलरी हो जाएगा। तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी में क्या होगा, या तो हम लोग लिख दें तो भी प्रोडक्टिव हो जाएगा, या तो हम लोग बोल दें वो भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है, यानी कि बोलना और लिखना जिस भी विकल्प में आएगा वही हमारा उत्तर सही होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज एज वी हियर एंड रीड, पढ़ने और सुनने की बात की जा रही है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए वर्ड्स विच वी मेक रिकॉल व्हेन वन स्पीक्स, यानी कि जब कोई बोल रहा है तो उनकी बातों को सुन करके हम लोग अपने मन में रिकॉल करते हैं, इसके सेंस में कहा जा रहा है। तो ये प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, क्योंकि हम केवल रिकॉल कर रहे हैं, ना कि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं भाषा को। ठीक है, तो ये भी निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए वर्ड्स विच वी फेल्स टू रिकॉग्नाइज वाइल लिसनिंग एंड राइटिंग, तो ये भी एक तरीके से सुनने और लिखने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। देखिए मैंने बोला था कि जहां पर भी लिखने और बोलने की बात आएगी वहीं विकल्प केवल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा के अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। निगेटिव के सेंस में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है लर्निंग इन मदर टंग प्रमोट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हम लोग किसी टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में सीख रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अंग्रेजी मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज है, अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो जैसे कि मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं तो वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। यही तो बोला जा रहा है कि कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद करता है मदर टंग। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। बात करेंगे तीसरे विकल्प की। दिया गया है मदर टंग फैसिलेट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी मदर टंग जो है वो इंटरपर्सनल एक दूसरे से बातचीत करने के स्किल को डेवलप करने में मदद करता है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए मदर टंग सपोर्ट्स बेटर कॉग्निटिव ग्रोथ, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो भी टारगेट लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसको मदर टंग सपोर्ट करता है एक तरीके से समझ विकसित करने में, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए मदर टंग इंटरफियर्स इन द लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो मातृभाषा है वो दूसरे भाषा को सीखने में एक तरीके से इंटरफियर करती है, बाधा उत्पन्न करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आप लोग ने देखा था कि जो कठिन वर्ड्स थे उनको हम लोग मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चों को बता रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो उसकी मदद हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने हिंदी सीख लिया तो अंग्रेजी सीखने में आपको कठिनाई होती है, हिंदी का हेल्प लेकर के ही तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। और विकल्प क्या कह रहा है कि वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है, इंटरफियर करता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लिख करके लिखना सीखना, इसके संदर्भ में कौन सा अप्रोच एक तरीके से अप्रोप्रिएट है या फिर उसकी व्याख्या करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम लोग लिखने जाते हैं तो सबसे पहले उसका आउटलाइन तैयार किया जाता है। आउटलाइन में हम लोग एक मोटा मोटी खाका तैयार करते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग के अंतर्गत क्या होगा कि हमारा कंटेंट क्या है और कंटेंट के अंदर हम क्या क्या एक तरीके से हेडिंग लिखेंगे, उसके अंदर क्या सब हेडिंग होगा उसकी हम लोग बात करते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि फिर हम लोग रिवाइज करते हैं। रिवाइज में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो कुछ भी हमने ड्राफ्टिंग के अंतर्गत तैयार किया था कि ये हेडिंग होगा, इसके अंदर हम लोग ये लिखेंगे, ये सब हेडिंग होगा, इसके अंदर हम लोग ये लिखेंगे, तो उसका हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने जो कुछ भी लिखा है वो सही तो है, मतलब वैलिडेट करते हैं। और उसके बाद से अगर हमें लगता है कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उस पर करेक्शन भी करते हैं, ठीक है। और अंत में फाइनल ड्राफ्टिंग की जाती है और तब हम लोग लिखते हैं। ये पूरा होता है और ये सब क्या है, ये प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस अप्रोच के अंतर्गत हम लोग लिख करके लिखना सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ टीचर ऑफ क्लास 3rd व्हाइल टीचिंग हर लर्नर्स एडजेक्टिव आस्क्स हर लर्नर्स टू फर्स्ट आउट the words which describes the person or thing in the given sentences through discussion with peers. What is this way of teaching vocabulary known as? यानी कि ये कहा जा रहा है कि peer यानी कि आज अपने आप एक तरीके से ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हुए
एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में से पर्सन और थिंग को छांटने की बात की जा रही है, और इस क्रियाकलाप में जो टीचर है वो कक्षा 3 के बच्चों को एडजेक्टिव पढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये किस प्रकार का वोकैबुलरी टीचिंग का मेथड है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट वोकैबुलरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में, यानी कि आपको पर्टिकुलर केवल एडजेक्टिव नहीं बताया जा रहा है, बल्कि एक संदर्भ बताया जा रहा है। एक सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव यानी पर्सन, थिंग और इन सभी चीज़ों को अलग अलग करने की बात की जा रही है। तो ये जो भी शब्द होगा, जो भी पर्सन होगा या फिर थिंग होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, वो सब क्या है, वो वोकैबुलरी का पार्ट है, शब्दावली का पार्ट है। इस वजह से वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं हो सकता। देखिए एडजेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव थोड़ा संकुचित है। यहाँ पर केवल एडजेक्टिव की बात नहीं की गई है, उनसे पर्सन और थिंग को भी पहचानने की बात की गई थी, और पर्सन और थिंग हो सकता है एडजेक्टिव हो भी और हो सकता है एडजेक्टिव ना भी हो। तो उस कंडीशन में वोकैबुलरी जो है वो ब्रॉड सेंस में है, यानी सभी एडजेक्टिव वोकैबुलरी के अंदर आएंगे लेकिन सभी वोकैबुलरी एडजेक्टिव के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो वोकैबुलरी जो है वो ब्रॉड सेंस में है, जो कि सभी को समाहित किया हुआ है, इसलिए वोकैबुलरी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीके से स्ट्रक्चर है स्कूल एजुकेशन का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले हमारे यहाँ 10+2 सिस्टम चलता था, लेकिन इसको बदल करके अब हमारे यहाँ 5+3+3+4 सिस्टम चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहला यहाँ पर जो चारों ये हैं, ये एक अलग अलग स्टेजेस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पहला स्टेज जो है वो 5 को डिनोट कर रहा है। 5 क्या है, यहाँ पर इसे फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। इसमें 2 पार्ट बटे हुए हैं, पहला 3+2, अब 5 में 3+2 कर देंगे तो 3 जो है वो आपका प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब बच्चे की आयु 3 से 6 साल के बीच में होगी तब उसे शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। अगर आप प्राइवेट में देखते होंगे तो जो प्लेवे का कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर आप सरकारी में जाएंगे तो एक तरीके से जो आंगनबाड़ी में बच्चों को बैठना पढ़ाना सिखाया जाता है, ये 3 से 6 साल की बच्चों के लिए किया जाता है, यानी कि 3 साल वो हो गया। और प्राइमरी का कक्षा 1 और 2 इसके 2 वर्षों को मिला करके यानी टोटल 5 साल ये फाउंडेशनल स्टेज तैयार किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। उसके बाद से अगला जो 3 है, देखिए कक्षा 1 और 2 तो हम लोग फाउंडेशनल स्टेज में देख लिए। अब दूसरा जो स्टेज होगा, तीसरा वाला, वो प्रिपरेटरी स्टेज है। इसमें क्या होगा कि देखिए 2 तक बच्चे ने पढ़ लिया, अब 3, 4 और 5, प्राइमरी में से केवल 3 ही साल बचा, 3, 4 और 5, तो ये 3 साल जो होगा वो प्राइमरी का होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला 3 जो है वो मिडिल का है। मिडिल में क्या हो जाएगा, 6, 7 और 8 वाली कक्षा हो जाएगी। 6, 7 और 8 ये मिडिल का हो जाएगा। उसके बाद से सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, 4 साल, यानी कि 8 तक हमने पढ़ लिया, यानी 9, 10, 11 और 12, तो कक्षा 9, 10, 11 और 12 इसमें अंतिम में हो जाएगा, यानी सेकेंडरी स्टेज में हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन अडॉप्ट किया गया? ऑप्शन नंबर 1, 5+3+3+4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिल्ड्रंस डिस्क्राइब्स ऑन वॉल्स, फ्लोर एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दिस एज, यानी कि बच्चे शुरुआती वर्षों में दीवार पर, फ्लोर पर और पेपर पर लिखते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या है, ये इमरजेंट लिटरेसी का एक पार्ट है, ठीक है। बच्चे जब शुरुआती साक्षरता सीख रहे हैं तो उस दौरान वो दीवालों पर, पेपर पर, फर्श पर ये सभी चीज़ें लिखने लगते हैं। तो ये पार्ट ऑफ इमरजेंट लिटरेसी बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्वेसिजन, यानी कि ये बोला जा रहा है कि भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि ये बोला जा रहा है कि मातृभाषा जो है वह सपोर्ट करती है बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सीखने में। जाहिर सी बात है, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो मातृभाषा हिंदी में ट्रांसलेट करके ही सीख रहे हैं, तो ये सपोर्ट करता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। बात करेंगे तीसरे विकल्प के, दिया गया लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, यानी कि ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके अर्थ से शुरू करके और एक तरीके से नियम को फॉर्म करने की आगे तरफ बढ़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, आप डायरेक्टली नियम नहीं सीखेंगे,
पहले आप सबसे पहले उसके उदाहरण यानी छोटे छोटे खंडों में सीखेंगे और उसके बाद से जो शब्द होंगे या फिर ये सभी चीज़ें होंगी, वाक्य होंगे, पैराग्राफ होंगे, वो बनाना सीखा जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए दिया गया, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेज इफ गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वायरमेंट, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चे को वातावरण दिया जाए और मौका दिया जाए तो वो कई भाषाओं को सीख सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की जाती है। तो एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चा हूबहू उसी प्रकार से बोलना सीख जाता है जिस प्रकार से लोग के द्वारा इंटरेक्शन करा जा रहा होगा, यानी अनुकरण करके। यानी कि जब आप बच्चों को मौका देंगे तो बच्चे कई भाषाएं इस प्रकार से भी सीख सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्राइमरी लेवल में ही इंग्लिश बोलना कैसे सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया गया है, बच्चे आपस में इंग्लिश में ही इंटरेक्शन करेंगे, टीचर भी वहाँ पर इंग्लिश में इंटरेक्शन कर रहा होता है, यानी कि वहाँ पर वातावरण ही ऐसा दे दिया गया है ताकि बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। फिर भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि ये बोला जा रहा है कि पहली जो भाषा है, जो मदर टंग है, वो टारगेट लैंग्वेज सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं, हिंदी का हेल्प लेकर सीख रहे हैं। हिंदी क्या है? हमारी मदर टंग है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी ये सपोर्ट करता है ना कि इंटरफियर करता है। ये विकल्प निगेटिव था और चूंकि हमसे निगेटिव ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।